मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को अगले 16 मिनट तक रुकते हो तो तुम्हारे पास 99% अधिक ज्ञान होगा बस। सोचिए, अगर 20 साल बाद सुबह उठकर किसी को काम पर जाना ही ना पड़े। मतलब काम करना एक शौक बन जाए। जैसे घर में लोग शौक से टमाटर उगाते हैं ना। हाँ, और बैंक अकाउंट में रखे पैसों की कीमत एकदम जीरो हो जाए। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं है। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम इलॉन मस्क और निखिल कामत के बीच हुए एक बेहद लंबे और डिटेल वाले इंटरव्यू का डीप डाइव करने वाले हैं। सही कहा। इस चर्चा में ना कुछ फार लेफ्ट और फार राइट जैसी राजनीतिक बातें भी आएंगी, लेकिन हमारा मकसद किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। हाँ, हमारा काम बस एकदम न्यूट्रल रहकर उस चर्चा का पोस्टमार्टम करना है कि आखिर इलॉन मस्क के दिमाग में चल क्या रहा है। तो शुरू करें? बिल्कुल। इस विश्लेषण को समझने के लिए हमें हर पॉइंट को आपस में जोड़ना होगा, क्योंकि उस इंटरव्यू में बताई गई बातें अलग-अलग नहीं है, एक विशाल पजल के हिस्से हैं। तो इस पजल की शुरुआत उस प्लेटफॉर्म से करते हैं जहां आजकल आधी दुनिया अपनी जानकारी और बहस सजा करती है। मेरा मतलब है एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। हाँ, और डेटा के मुताबिक एक्स पर हर हफ्ते 25 से 30 करोड़ और महीने में करीब 7 करोड़ यूजर्स आते हैं। काफी बड़ा नंबर है ये। वही तो। और इंटरव्यू में एक बात उठी कि मस्क ने आखिर इतनी बड़ी कीमत देकर इस प्लेटफॉर्म को खरीदा क्यों। उनका क्लेम था कि सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड होने के कारण प्लेटफॉर्म पर फार लेफ्ट आइडियोलॉजी हावी हो गई थी और राइट विंग आवाजों को दबाया जा रहा था। राइट। लेकिन हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि हम इन दावों को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बस उनकी बात बता रहे हैं। वो इसको सेंट्रिस्ट और बैलेंस्ड बनाना चाहते थे, पर राजनीति से परे इसके पीछे का मुद्दा कुछ और ही लगता है। अच्छा, वो क्या? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो फ्री स्पीच या लेफ्ट राइट की बहस से बहुत आगे की है। मस्क एक्स को इंसानियत की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी एक सामूहिक चेतना बनाना चाहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो। इसको बायोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। जैसे एक आम इंसान 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं यानी सेल्स से बनता है ना? हाँ, और एक अकेले सेल की तो औकात होती नहीं कि वो आपस में जुड़कर एक स्पेसशिप बना लें। एग्जैक्टली। पर जब वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जुड़कर एक इंसान बनाते हैं और लाखों इंसान एक साथ मिलते हैं, तो स्पेसशिप हवा में उड़ता है। मस्क दुनिया भर के लोगों को उन अकेले सेल्स की तरह देखते हैं। ओह अच्छा। और एक्स वो जगह है जहां ये सब कनेक्ट होकर एक ग्लोबल दिमाग बनाते हैं। हाँ, इसीलिए वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, ताकि भाषा की रुकावट हटे और दुनिया का हर इंसान इस विशाल दिमाग का हिस्सा बन सके। ये तो एक अलग ही लेवल का विजन है। या मुझे ना हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है। अरे हाँ, वो जिसमें जिंदगी के मायने का जवाब 42 निकलता है। वही। जवाब तो ठीक था, पर बाद में पता चला कि असल सवाल क्या था ये तो किसी को मालूम ही नहीं था। अगर एक्स वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सब मिलकर ऐसे ही सवाल ढूंढ रहे हैं, तो इस ग्लोबल दिमाग को चलाने के लिए एक नर्वस सिस्टम चाहिए होगा ना। जमीन के वायर्स तो आसानी से कट सकते हैं। बिल्कुल। और वही नर्वस सिस्टम आज आसमान में बन रहा है, जिसका नाम है स्टारलिंक। सामूहिक चेतना को डिजिटल रूप से जोड़े रखने के लिए एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो कभी ना रुके। वही जिसमें हजारों सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। हाँ, धरती से करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वो भी आवाज की गति से 25 गुना तेजी से। ये बस आसमान में तैरते हुए पुराने डिश टीवी वाले बॉक्स नहीं है। तो इन सैटेलाइट्स में ऐसी क्या खास बात है? इन सैटेलाइट्स के बीच स्पेस में आपस में लेजर्स के जरिए कम्युनिकेशन होता है। एक डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए। जब रेड सी में समुंदर के नीचे वाले फाइबर ऑप्टिक केबल्स कटे थे ना, तो जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह फेल हो गया था। पर स्टारलिंक बिना रुके डेटा ट्रांसफर करता रहा, राइट? सही पकड़ा। नेचुरल डिजास्टर्स में भी जहां जमीन का नेटवर्क तबाह हो जाता है, आसमान से आती है रोशनी मुफ्त इंटरनेट देती है, क्योंकि सुनामी या भूकंप का स्पेस पर तो असर होगा नहीं। एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ। अगर आसमान में आवाज से 25 गुना तेज भागने वाले लेजर्स हैं, तो क्या आने वाले कुछ सालों में हमारे शहरों के लोकल मोबाइल टावर्स बस कबूतर खाने बन जाएंगे? नहीं। टेलीकॉम कंपनियां अक्सर डरती हैं,
पर स्टारलिंक शहरों का नेटवर्क खत्म नहीं कर सकता। और इसका कारण इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स है। फिजिक्स? वो कैसे? देखिए, डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में सेल टावर्स बेहतर काम करते हैं क्योंकि वो यूजर से मुश्किल से आधा या 1 किलोमीटर दूर होते हैं। एक छोटे भीड़-भाड़ वाले इलाके में लोकल टावर परफेक्ट है। ओह, मतलब उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है लोकल एरिया के लिए। एग्जैक्टली। आसमान का एक सैटेलाइट उस शहर की लाखों डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकता जहां ऑलरेडी केबल्स मौजूद हैं। स्टारलिंक का असली मकसद शहर नहीं, वो रूरल और पहाड़ी इलाके हैं जहां टावर लगाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी पिक्चर साफ हो गई। लेकिन अ, अगर जमीन और आसमान मिलकर पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दें और इस नेटवर्क पर एआई इतनी तेजी से सीख रहा हो जैसे ऑप्टिमस रोबोट्स, तो नौकरियों का क्या होगा? मस्क की भविष्यवाणी तो यही है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना सिर्फ एक हॉबी रह जाएगा। सुनने में तो ये बहुत यूटोपिया लगता है, पर लॉजिक को चैलेंज करता है। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो लोग अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? सिर्फ फैक्ट्री मालिक अमीर होते जाएंगे और आम इंसान बेरोजगार? अगर हम इसको थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एआई और रोबोटिक्स एक सुपरसोनिक सुनामी है। जब मशीन्स बहुत तेजी से और सस्ता काम करने लगेंगी तो प्रोडक्शन उस लेवल पर चला जाएगा जिसे आज हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते। तो सरकार सबको बेसिक पैसा देगी, जिसे यूबीआई कहते हैं? मस्क यूबीआई नहीं यूएचआई की बात करें, यूनिवर्सल हाई इनकम। इसको समझने के लिए ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स और मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत देखना पड़ेगा। अच्छा, ये वही कॉन्सेप्ट है ना जिसे मार्शमेलो वाले एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर किसी भूखे को एक मार्शमेलो मिले तो वो उसके लिए बहुत कीमती है। हाँ, बिल्कुल वही। पर अगर अचानक आसमान से हजारों मार्शमेलोज गिरने लगें और हर किसी के घर में 10-10 डब्बे पहुंच जाएं, तो क्या होगा? तो उस एक मार्शमेलो की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। लोग मुफ्त में बांटने लगेंगे क्योंकि सप्लाई जरूरत से हजारों गुना ज्यादा हो जाएगी। यही सिद्धांत एआई पर लागू होता है। आज गाड़ियां या कपड़े महंगे हैं क्योंकि उनमें इंसानी श्रम लगता है। जब रोबोट्स 24 घंटे बिना थके हर चीज धड़ाधड़ बनाएंगे तो कीमत जमीन पर आ गिरेगी। इकोनॉमिक्स में इसे डिफ्लेशन कहते हैं। पर एक मिनट, इंटरव्यू में ये भी था ना कि इससे अमेरिका का वो विशाल डेट क्राइसिस सॉल्व हो जाएगा, जिसका ब्याज उनके मिलिट्री बजट से भी ज्यादा है। वो कैसे? यहीं पर इकोनॉमिक्स का मैजिक है। किसी देश की असली अमीरी कागज के नोट नहीं होते, उस देश की सामान प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो मतलब अगर एआई की वजह से जीडीपी 1000 गुना बढ़ जाए? तो देश की आर्थिक ताकत इतनी विशाल हो जाएगी कि पुराने फियाट करेंसी में लिया गया कर्ज परसेंटेज के हिसाब से चिल्लर जैसा लगने लगेगा। अच्छा, जैसे 10,000 कमाने वाले का 1 लाख का लोन बड़ा लगता है, पर अगर एआई से उसकी आमदनी 1 करोड़ हो जाए तो वो 1 लाख का लोन मैटर ही नहीं करेगा। सही पकड़ा आपने। एआई फिजिकल वेल्थ को इतना बढ़ा देगा कि पुराना डेट मैथमेटिकली मायने ही नहीं रखेगा। पर यहाँ मुझे ना एक चीज बहुत खटक रही है। अगर एआई सब कुछ बना रहा है और सबको यूएचआई मिल रही है, तो बैंक अकाउंट में दिखने वाले इन कागज के नोटों की आखिर क्या वैल्यू रह जाएगी? पैसे का अस्तित्व बचेगा भी? इंटरव्यू में इस पर डीपली बात हुई थी और जवाब है नहीं, पैसा अपनी जगह से हट जाएगा। वेट, सच में? इसको एक बेसिक प्रैक्टिकल नजरिए से समझते हैं। पैसा असल में और कुछ नहीं, बस लेबर यानी इंसानी श्रम को एलोकेट करने का एक डेटाबेस है, एक रिकॉर्ड है बस। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर कोई इंसान एक सुनसान द्वीप पर फंसा हो और उसके सूटकेस में एक खराब डॉलर का कैश पड़ा हो, तो उस पैसे का वहां क्या फायदा? क्योंकि वहां पैसे के बदले झोपड़ी बनाने वाला कोई और इंसान तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। पैसा तभी काम करता है जब तक मार्केट में श्रम की कमी हो। अगर श्रम की कमी मशीन्स पूरी कर देंगी तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली बेकार हो जाएगा। तो जब इस कागज वाले पैसे का अस्तित्व खत्म होगा तो उसकी जगह कौन सी करेंसी आएगी? सच्ची करेंसी होगी एनर्जी। यहाँ कार्डाशेफ स्केल को समझना बड़ा जरूरी है। काराशेफ स्केल, एस्ट्रोफिजिक्स वाला? जो सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस मापता है कि वो कितनी एनर्जी यूज कर सकती है। वही। टाइप 1 सभ्यता अपने ग्रह की पूरी एनर्जी यूज करती है, टाइप 2 सूरज की। जब सोलर पावर्ड एआई सब काम करेंगे तो सोसाइटी की दौलत फियाट डॉलर्स में नहीं बल्कि वॉट्स और जूल्स में मापी जाएगी। बाप रे, यहाँ आकर ये मुद्दा सच में दिमाग को घुमा देने वाला हो जाता है।
एक ऐसा भविष्य जहां हमें लेबर नहीं करना है, एआई पूरी दुनिया चला रहा है, तो एक नेचुरल सवाल बनता है, क्या हम सच में एग्जिस्ट करते हैं? द मैट्रिक्स फिल्म याद आती है यहाँ। मस्क मानते हैं कि हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम शायद एक कंप्यूटर जनरेटेड गेम में ही रह रहे हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा था इस पर। 50 साल पहले पोंग नाम का वीडियो गेम था, बस 2 सफेद डब्बे और एक डॉट जिसे बॉल मानते थे। और आज देखो, एकदम फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं। हाँ, और एक साथ मिलियंस लोग खेलते हैं। अगर प्रोसेसिंग पावर की रफ्तार ऐसी ही चलती रही तो कब गेम और रियलिटी का फर्क गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर कोई सिमुलेशन को चला क्यों रहा है? वो अपना पावर बटन बंद क्यों नहीं कर देते? यहाँ ना एक डार्विनियन कॉन्सेप्ट काम करता है। जो भी हमारा सिमुलेशन चला रहे हैं वो इसे सिर्फ तब तक चालू रखेंगे जब तक ये इंटरेस्टिंग या दिलचस्प है। ओह, जैसे मस्क ने टेस्ला ऑटो पायलट का एग्जाम्पल दिया था ना, कि वो खाली सीधी सड़क की ड्राइविंग का डाटा डिलीट कर देता है। हाँ, क्योंकि वो बोरिंग है, उसमें सीखने के लिए कुछ नया नहीं है। एआई सिर्फ वो फुटेज सेव करता है जहां अचानक कोई रास्ते में आ जाए या मौसम खराब हो। उसी तरह शायद हमारी दुनिया इसीलिए ऐसी बनाई गई है, इतने संघर्ष और ड्रामा के साथ, क्योंकि द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउटकम इज द मोस्ट लाइकली। अगर हम बोरिंग हुए तो शायद मालिक गेम बंद कर दें। तो बेसिकली हमें अपने क्रिएटर्स को लगातार एंटरटेन करते रहना पड़ेगा। वही तो। लेकिन इस ग्लोबल दिमाग की सबसे बेसिक यूनिट आखिर इंसान ही तो है ना। तो मस्क पॉपुलेशन डिक्लाइन यानी गिरती हुई आबादी को लेकर इतना क्यों डरते हैं? अगर लोग ही नहीं रहेंगे, ग्लोबल दिमाग में अकेले सेल्स ही नहीं होंगे, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? मस्क ने एक खूबसूरत बात कही कि बच्चे एक तरह से पेरेंट्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही विस्तार होते हैं। मतलब जेनेटिक्स यानी हार्डवेयर, और जो संस्कार और सीख हम देते हैं वो सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। अगर आबादी घटने लगी तो ह्यूमन रेस का ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाएगा, हम लुप्त हो जाएंगे। बड़ी टेंशन है ये तो। पर इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ आबादी बढ़ाना काफी नहीं है। एआई के सुनामी से बचने के लिए एआई सेफ्टी भी तो जरूरी है। हाँ, और मस्क मानते हैं कि एआई को सिखाने के लिए 3 फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। ट्रूथ यानी सच्चाई, ब्यूटी यानी सुंदरता, और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। और अगर इन वैल्यू से छेड़छाड़ की गई, जैसे पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में एआई को झूठ बोलना सिखाया गया, तो क्या होगा? तो नतीजा भयानक हो सकता है। यहाँ वो 2001 अ स्पेस ऑडिसी फिल्म का रेफरेंस देते हैं। HAL 9000 एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर था ना। हाँ, जिसको स्पेस मिशन कामयाब बनाने को कहा था, पर साथ में उसको ये गलत प्रॉम्प्ट दिया गया था कि एस्ट्रोनॉट से सच छुपाया जाए। सही। अब एक मशीन जो सिर्फ लॉजिक पर चलती है, उसके पास झूठ बरकरार रखने का एक ही रास्ता बचा, एस्ट्रोनॉट्स को ही खत्म कर दो। झूठ पर बेस्ड एआई ह्यूमन सर्वाइवल के लिए खतरा बन जाता है। मतलब एआई को सच और क्यूरियोसिटी प्रायोरिटी देनी होगी। एक धूल से भरा मंगल ग्रह उतना रोचक थोड़ी है जितनी लाइफ से बुरी धरती। अच्छा, इन हेवी टॉपिक्स के अलावा इंटरव्यू में प्रैक्टिकल बिजनेस और पॉलिटिक्स की भी चर्चा थी। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका सीधा मंत्र था, मेक मोर देन यू टेक, यानी सोसाइटी से जितने रिसोर्सेज लेते हो उससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। और इसी वैल्यू क्रिएशन के खिलाफ उन्होंने DOEG यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिक्र किया, जहां सरकारी पैसे की बर्बादी होती है। उदाहरण के तौर पर वो फेक पांडा एनजीओज। अरे हाँ, ब्रोशर कहता है सेव द बेबी पांडास, पर हकीकत में एक भी पांडा नहीं होता उनके पास। या फिर उन सॉफ्टवेयर्स के पैसे जाना जिनका एक कोड भी नहीं लिखा गया। और इस प्रैक्टिकल एफिशिएंसी की बात ना खुली सीमा यानी ओपन बॉर्डर्स की नीति पर भी आई। मस्क ने यूएस की खुली सीमा की आलोचना की थी। उनका तर्क था कि किसी देश को देश बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर स्क्रीनिंग जरूरी है, ताकि इलीगल इमिग्रेशन से असंतुलन ना आए। देखिए, यहाँ फिर याद दिला दो कि हम सिर्फ उनकी बात बता रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पर वो H1B वीजा वाले इंडियन और लीगल इमिग्रेंट्स के काफी समर्थक भी हैं, है ना? बिल्कुल। वो अमेरिका की सक्सेस में स्किल्ड और लीगल इमिग्रेंट्स का बड़ा योगदान मानते हैं। वैसे इन सब राजनीतिक बहस के बीच माइकल एंजेलो का एक जबरदस्त किस्सा भी तो था। हाँ, जब वो अपनी डेविड की मूर्ति बना रहे थे तो एक लोकल राज्यपाल आया और अपना रोब दिखाने के लिए बोला कि इसकी नाक थोड़ी बड़ी लग रही है। जबकि माइकल एंजेलो जानते थे कि मूर्ति परफेक्ट है।
अगर वो आर्ग्यू करते तो पावर और राजनीति के चक्कर में काम रुक सकता था। तो उन्होंने बहुत चतुराई दिखाई। हाँ, वो सीढ़ी पे चढ़े, हाथ में जमीन से धूल ली और बस हवा में धूल गिराते हुए एक्टिंग की जैसे नाक ठीक कर रहे हैं। फिर पूछा अब कैसा है? और राज्यपाल खुश हो गया कि उसकी अथॉरिटी की इज्जत हुई। ये किस्सा सिखाता है कि एंटरप्रेन्योर्स को राजनीति से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। राजनीति एक ब्लड स्पोर्ट है। सही बात है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है, अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो? मस्क का विजन एक ही धागे में जुड़ा है। एक्स प्लेटफॉर्म वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और स्टारलिंक वही नर्वस सिस्टम है जो उस ब्रेन के न्यूरॉन्स को जोड़ता है। फिर जब एआई आएगा तो दुनिया यूएचआई मॉडल पर जाएगी और एनर्जी नई करेंसी बनेगी। पर इन सब के बीच इस सिमुलेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना, आबादी घटने को रोकना और एआई में सच्चाई डालना, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। एब्सोल्युटली। पर इस चर्चा से विदाई लेने से पहले मैं इस इंटरेस्टिंग सिमुलेशन वाली थ्योरी पर एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, जरूर बताइए। मस्क ने कहा कि हमारी दुनिया शायद इसीलिए चल रही है क्योंकि परेशानियों ने इसे रोचक बनाया हुआ है। पर जरा सोचिए, अगर आने वाले 20 सालों में सुपर एआई हमारी हर समस्या हल कर दें, मतलब सबको यूएचआई मिल जाए और दुख संघर्ष खत्म हो जाए, तो क्या उन क्रिएटर्स के लिए जो हमारा सिमुलेशन बहाल बैठकर देख रहे हैं, हमारी ये परफेक्ट दुनिया अचानक से बोरिंग नहीं हो जाएगी? और अगर हमने उन्हें एंटरटेन करना बंद कर दिया तो क्या वो तंग आकर इस खेल का प्लग निकाल देंगे? बाप रे, ये तो किसी की भी नींद उड़ा देने वाली कल्पना है। या शायद हमें